आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 13 में हल्दी घाटी इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने की है। आज हम लोग इसके तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने इसके दो भाग को देख भी लिया है। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को एक बार पढ़ते हैं और यदि इसमें कोई कठिन शब्द आया है तो उसके सरल अर्थ को जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। क्षण, क्षण मतलब क्षण भर में। मार दिया करते थे। कर हाथ के। कोड़े से अर्थात चाबुक से। कोड़े से अर्थात चाबुक से। तो देखिए, मुझे तो चाबुक से ज़्यादा अच्छा कोड़े से लग रहा है, तो व्याख्या करते समय आप कोड़े से भी कह सकते हैं, बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो ध्यान देना है आपको, देखिए कर कोड़े में क और क की पुनरावृत्ति है। इसका मतलब है कि इस लाइन में जो है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। रण माने युद्ध, किया करते थे। उतर कर नीचे उतर कर, घोड़े से अपने घोड़े से। राणा महाराणा प्रताप। रण कौशल अर्थात युद्ध कौशल। रण कौशल अर्थात युद्ध कौशल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी र और र की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। दिखा अर्थात प्रदर्शित करते हुए। दिखा अर्थात प्रदर्शित करते हुए। अब यहाँ पर देखिए, दिखा शब्द दो बार आया है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। चढ़ गया अर्थात सवार हो गए। उतर कर नीचे उतर कर, घोड़े से अपने घोड़े से। क्षण भर में। भीषण, आप चाहे भीषण कह लीजिए, चाहे भयानक कह लीजिए, चाहे भयंकर कह लीजिए, तीन में जो अच्छा लगे एक ले लीजिए। हलचल सरल है, ऐसे ही रहेगा। मचा अर्थात मचा देते थे। यहाँ पर भी मचा शब्द दो बार आया है, यहाँ पे भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। राणा महाराणा प्रताप। कर की हाथ की। कर माने हाथ होता है, तो कर की हाथ की। तलवार सरल है। बढ़ जाती थी। था सरल है, ऐसे ही रहेगा। शोर माने कोलाहल या हल्ला। रक्त यानी खून, चाहे रक्त कह लीजिए चाहे खून कह लीजिए। पीने का सरल है, यह सरल है। रणचंडी। देखिए, रणचंडी का मतलब दुर्गा भी होता है और काली भी होता है। जो ये रणचंडी शब्द है, ये दुर्गा का भी पर्यायवाची होता है और काली का भी, तो आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे रणचंडी का अर्थ जो है वो काली ले रहे हैं। जीभ सरल है। पसार मतलब फैलाना, फैलाकर। बढ़ी सरल है। तो सभी कठिन शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो यदि हम संदर्भ की बात करें, तो जब मैंने इस कविता का पहला भाग आपको पढ़ाया था, बताया था, वहाँ पर मैंने आपको संदर्भ भी बताया था। तो वह संदर्भ जो है इस पूरी कविता के लिए है, सभी भागों के लिए है। तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के पहले भाग से संदर्भ भी देख सकते हैं, और यदि व्याख्या आपको लग रहा है कि समझ में आपको आ रही है, तो सभी पाठों की व्याख्या भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग प्रसंग की बात करते हैं। यदि प्रसंग की बात करें तो ज़्यादातर जो प्रसंग होता है पद्यांश बदलने के साथ बदल जाता है। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए, अब व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन मैं व्याख्या शुरू करूं इसके पहले एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते समय उसकी व्याख्या को सरल बनाने के लिए बहुत सारी बातें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं।
यद्यपि कविता में या पद्यांश में उसके लिए कोई अलग से शब्द नहीं आया होता है, लेकिन वह भावना उस पद्यांश में या कविता में छिपी होती है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब मेरी कलम चलना बंद हो जाए लेकिन मैं बोलता रहूं, तो आप जान लीजिए कि उस समय वो सारी बातें मैं व्याख्या में अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, और आपको भी व्याख्या करते समय वो बातें अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और शुरू में पहले आप अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे। क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में लड़ते हुए कहीं पर, अब आ जाइए काव्य पर, कहीं पर क्षण भर में अपने हाथ के कोड़े से शत्रुओं को मार दिया करते थे। तो कहीं पर, अपने से जोड़ना है, तो कहीं पर अपने घोड़े से नीचे उतरकर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार, अपने से जोड़िए, इस प्रकार महाराणा प्रताप कभी अपने घोड़े से नीचे उतरकर और कभी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शित करते हुए शत्रुओं का संहार कर रहे थे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, महाराणा प्रताप के हाथ की तलवार जिधर भी बढ़ जाती थी उस क्षण उधर भीषण हलचल मच जाती थी। और अपने जोड़े, और शत्रु सेना में चारों ओर कोलाहल सुनाई देने लगता था। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे, महाराणा प्रताप इस तरह से युद्ध कर रहे थे मानो माँ काली स्वयं अपनी जीभ निकालकर अपनी प्यास बुझाने के लिए शत्रुओं का रक्त पीने के लिए यह युद्ध कर रही हो। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, शैली की बात करें तो प्रबंध शैली है, रस आप देख रहे हैं ये वीर रस की कविता है और साथ ही इसमें विभत्स रस भी है। देखिए विभत्स रस वहाँ पे होता है जहाँ पे इस तरह का दृश्य हो कि लाशें पड़ी हैं, खून बह रहा है, मांस बिखरा हुआ है, इस तरह का कहीं पर वर्णन हो तो विभत्स रस होता है। तो आप देख रहे हैं कि युद्ध के मैदान में ये सारी बातें हैं तो विभत्स रस है। छंद की बात करें तो मुक्तक है। यदि अलंकार की बात करें तो मैंने बताया है जहाँ पे ये अलंकार है वहाँ पे मैंने बताया है। हाँ देखिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि महाराणा प्रताप के युद्ध को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कवि कि जैसे काली युद्ध कर रही हैं, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। और एक जगह मैंने देखा जैसे मानो रणचंडी शब्द आया है व्याख्या करते समय, तो यहाँ पर यदि हम उस शब्द पे ध्यान दें तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें है। आप उत्प्रेक्षा अलंकार भी लिख सकते हैं। यदि गुण की बात करें तो ओज गुण है, शब्द शक्ति अभिधा है। ठीक है, भाव साम्य देखिए, यदि जिस प्रकार जो कविता हम लोगों ने व्याख्या सीखी है, यदि इसी भाव की कोई कविता और याद हो, किसी भी लेखक की हो रचनाकार की हो सकती है, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं यदि याद हो तो। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।